अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से जो है वो हम अपना 10th क्लास की बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 है उसका, दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप लोगों को इस चैनल पे जो है वो डेली 10th क्लास के जो है वो लेक्चर्स जो है वो मिला करेंगे। सो कीप फॉलोइंग। 10th क्लास न्यू जो हमारे पास 2026 की बुक आई है बायोलॉजी की, ऑब्वियसली सिलेबस चेंज हो चुका है। सो आज जो है वो हम इसका चैप्टर पहला शुरू करने जाएंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम इंहज़ाम जिसे हम कहते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो बहुत आप लोगों को इंग्लिश और उर्दू मीडियम में लेक्चर जो है वो यहाँ से मिल जाएंगे। सो ये हमारा बेसिकली जो है वो आज का टॉपिक है, जिसमें हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, एंड ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलरली इंग्लिश मीडियम में भी हम जो है वो इसको कवर करेंगे, ताकि बहुत इंग्लिश और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है वो फ़ायदा उठा सकें इस लेक्चर से। सो इंग्लिश उर्दू में का कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ याद करने का वो होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट कॉन्सेप्ट जो है वो सेम होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं और आप उर्दू मीडियम में भी याद कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ठीक है, सेम वही चीज़ें हैं जो कि उर्दू मीडियम में है, वही इंग्लिश मीडियम में भी है। सो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो 1.1, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे कंप्लीट, उसके स्टेप्स वगैरह, न्यूट्रिशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैंने इनके लिए स्लाइड्स जो है वो प्रिपेयर की हैं आप लोगों के लिए। सो मैं आप लोगों को स्लाइड से जो है पढ़ा दूंगी। सो हमारा टॉपिक बेसिकली यही होगा, यही चीज़ें होंगी सारी, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जो है वो लेक्चर हो जाएगा स्लाइड्स की मदद से। थोड़ी सी आप लोगों को जो है वो डायग्राम्स नजर आएंगी, थोड़ी तस्वीरें नजर आ जाएंगी। पिक्चराइजिंग के जरिए चीज़ों को याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, आई थिंक सो। So here is our lecture today, that is about difference between autotroph and heterotrophs, and steps of nutrition and importance of digestion. So first of all we will talk about the nutrition. Nutrition क्या है? न्यूट्रिशन क्या होता है कि वो जो मतलब फूड को, जो भी खुराक हम खाते हैं वो खाना हासिल करना, उसको बॉडी में लेके जाना और उसको यूज़ करना और बॉडी से बाहर निकालना, इसमें जितने भी सारे स्टेप्स आ जाते हैं, जो भी काम आता है, वो सारा का सारा हमारे पास न्यूट्रिशन कहलाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में लेके जाना, उसको यूज़ करना और फिर जो फालतू मादे बच जाते हैं उनको बाहर निकालना, वो बेसिकली हमारे पास न्यूट्रिशन होती है। सो न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन की बेस पे हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरह के आ जाते हैं। वो कौन से होते हैं? हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। So the organisms which can make their own food by photosynthesis are called autotrophs। वो organisms जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, photosynthesis कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास autotrophs। और वो organism जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो heterotrophs कहलाते हैं। The organism which cannot prepare their own food but use the complex organic substances or prepare food or other organisms। ठीक है, या तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं या दूसरी ऑर्गेनिजम्स की तैयार शुदा खुराक खाते हैं, वो हमारे पास हेटरोट्रॉफ्स हो जाते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं और उनको कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में या फूड में चेंज कर देते हैं, जस्ट लाइक प्लांट्स। Plants are autotroph and humans or other animals are heterotrophs. So they prepare their own food, they obtain food by ingestion, absorption or from other organism। तो ये heterotrophs जो है वो different mode of nutrition होता है उनका। So examples हैं हमारे पास autotrophs की, green plants, algae and some bacteria like cyanobacteria, and heterotroph की example है animals, humans, fungi, moss, bacteria and protozoa। I mean जो photosynthesis नहीं कर सकते उनके अलावा सारे organisms ही heterotroph होते हैं। Autotrophs are also called the producers in the ecosystem and the heterotrophs are also called consumers in the ecosystem। So ये एक पूरा आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ, तो आप लोग याद कर सकते हैं। सो आप लोग की बुक में जो है वो बॉक्स में दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ, तो वो भी कर सकते हैं आप लोग और ये भी कर सकते हैं, सेम है, सिमिलर। ठीक है, तो कंसेप्ट थोड़ा सा आप लोगों ने क्लियर रखना है, ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अबाउट न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, जो खुराक हम खाते हैं वो हमारी जिस्म को एनर्जी देती है, तवानाई देती है, हमारी जो है वो ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। अगर कहीं पर डैमेज हो गया है तो उसको डैमेज को भी सही करती है। तो सारी चीज़ें, ये जितने भी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी न्यूट्रिशन कहलाती है। खुराक को हासिल भी करना, उसको यूज़ भी करना, उसको बॉडी से बाहर भी निकालना। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास, इन सब का जो सम होता है वो न्यूट्रिशन होता है। तो बेसिक स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, चाहे हम जिसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन का पढ़ रहे हैं, एनिमल का पढ़ रहे हैं, बर्ड्स का पढ़ रहे हैं, तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सेम ही होती हैं, जो स्टेप्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं। तो पहला है हमारे पास इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है ग़िज़ा का या खुराक का या फूड का अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना। ऑब्वियसली हम माउथ के जरिए जो है लेके जाते हैं। तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो माउथ के जरिए लेके जाते हैं, सिवाय फंजाई के। फंजाई जो है वो फूड को एब्जॉर्ब करके लेके जाते हैं, बाकी सारे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो खुराक को खाने की जगह में लेके जाते हैं। सो टेकिंग फूड इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, ये जितने भी स्टेप्स हैं इनकी अलग से भी डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट इज इंजेशन, व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, डिफाइन एसिमिलेशन, डिफाइन इंजेशन, डिफाइन डेफिकेशन। सो इनकी अलग अलग भी याद रखेंगे आप लोग, एंड ओवरऑल भी आप लोगों को जो है वो ये तरतीब से याद होना चाहिए कि पहला स्टेप कौन सा आता है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम एसिमिलेशन पहले कर लें और इंजेशन बाद में करें, या डाइजेशन बाद में हो और जो है एसिमिलेशन पहले हो जाए। तो इस हिसाब से इसकी जो एक तरतीब होती है वो आप लोग याद रखेंगे। देन उसके बाद इंजेशन हो जाती है, खुराक अंदर चली जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, खुराक को तोड़ना होता है। ठीक है, मतलब जो खुराक हमने खाई है वो बड़े बड़े मालिक्यूल्स की फॉर्म में है, तो उसको हजम करने के लिए उसको छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए होता है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, और वो ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस हमारे माउथ में, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, सारी चीज़ों में, ऑर्गन्स में जो है खुराक को तोड़ा जाता है। तो वो तोड़ने का जो अमल है वो डाइजेशन कहलाता है, ग़िज़ा को सादा मादों में तोड़ देना। फिर आता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन, स्टमक तक उसकी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, इंटेस्टाइन में भी होती है। लेकिन फिर क्या किया जाता है, वो जो सादा मालिक्यूल्स टूट गए हैं, वो जो खुराक के मालिक्यूल सादा मादों में टूट गए हैं, तो उनको क्या किया जाता है, फिर वहाँ से हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाया जाता है, हमारे ब्लड में या फिर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में एब्जॉर्ब करवाया जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। देन एब्जॉर्प्शन के बाद असिमिलेशन, अब हमारे ब्लड और लिम्फ के पार्ट बन गए हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमारे सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, जब तक सेल उसको यूटिलाइज नहीं कर लेगा खुराक को, वो खुराक जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो बेसिकली उस खुराक को हमारे सेल का पार्ट बनाना होता है। तो जब सेल उसको यूटिलाइज कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब भी इस्तेमाल ही होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बाय सेल फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। खुलियो यानी कि सेल का ग़िज़ाई अज्जा को तवानाई, बढ़ोतरी और मरम्मत के लिए इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। देन उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 5 है। 5 में क्या है, गैर हजमशुदा, इसको कहते हैं इजेशन। इजेशन क्या होता है, खुराक को जिस्म से बाहर खारिज करना। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, उसके बाद उसको फीसिस के जरिए जो है वो बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, इखराज या इजेशन कहलाता है। देन उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास डेफिकेशन। तो इजेशन और डेफिकेशन का प्रोसेस बिल्कुल मतलब सेम ही है दोनों। ठीक है, अलग अलग नहीं होते। एलिमिनेशन ऑफ फीसिस फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनएस, तो वो एनएस के जरिए जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देना कहलाता है हमारे पास डेफिकेशन। तो ये बेसिकली 6 और आप लोग 5 स्टेप्स भी कह सकते हैं इनको। सो ये हमारे पास है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन भी करेंगे आप लोग, और इसके स्टेप्स भी अच्छे से याद करने हैं। These steps together ensure that food provides energy, building material for all body functions। तो ये जब तक ये स्टेप्स सारे सही हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो खुराक हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रही है। अगर ये खुराक डाइजेस्ट नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, एसिमिलेशन नहीं होगी, या इनमें से कोई एक स्टेप भी अगर सही से नहीं हो रहा, तो हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये सारी जो है वो स्टेप्स आ गए हैं। देन उसके बाद लास्ट में है हमारे पास कि डाइजेशन क्यों ज़रूरी होती है, मतलब खुराक को तोड़ना क्यों ज़रूरी है। हमने खुराक खाई है, वो हमारी बॉडी में चली गई है, वो ऐसे ही डायरेक्ट भी तो यूज़ हो सकती है। सो वाई डाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो हमने जो खुराक खाई है वो हमारे पॉलीमर्स की फॉर्म में होती है। हमारी जो खुराक है वो मैक्रो मालिक्यूल्स की फॉर्म में होती है, यानी कि लार्ज मालिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स,
लिपिड्स, ठीक है, इनके फॉर्म में होती है। और ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं गुजर सकते। हमारा सेल के अंदर इतने बड़े बड़े पोर्स नहीं होते हैं कि वो इन सारे मॉलिक्यूल को अंदर लेके चले जाए, बल्कि क्या करना पड़ता है, उनको मजीद जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है। ये जो पॉलीमर जिस चीज़ के बने होते हैं उनको उनके मोनोमर्स में जो है वो तोड़ दिया जाता है। फिर वो जो मोनोमर्स हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर में टूट जाएंगे, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में टूट जाएंगी, और जो हमारे पास फैट्स हैं वो फैटी एसिड में टूट जाएंगे। तो फिर जब वो छोटे छोटे मालिक्यूल्स बन जाते हैं, जिस अमल को हम डाइजेशन कहते हैं, मतलब बड़े मालिक्यूल्स को छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ देना डाइजेशन कहलाता है। तो वो जो छोटे मालिक्यूल्स हैं वो फिर जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जा सकते हैं और सेल उनको यूटिलाइज कर सकता है, अदरवाइज वो यूटिलाइज यानी कि इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। सो इसलिए जो है वो डाइजेशन का अमल क्या होता है, जरूरी होता है। डाइजेशन कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स दैट आवर बॉडी कैन यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो डाइजेशन ही एक ऐसा अमल है जो कि कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल में तोड़ देती है ताकि हमारी बॉडी उसको यूज कर सके, किस लिए, फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। सो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है वो फ्रेमवर्क दिया हुआ है। फूड जो हमने खुराक खाई है, हमारे बॉडी के, हमारी खुराक के जो कंपोनेंट्स है वो फिर डाइजेशन जब होती है तो वो किस में टूट जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट किया जाता है शुगर में, और फिर वो सेल के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं और इनको ब्रेक डाउन करके सेल एनर्जी जो है वो बनाता है। फिर उसके बाद प्रोटीन्स को जो है ब्रेक डाउन किया जाता है अमाइनो एसिड्स में, और वो जब सेल के अंदर जाते हैं तो वो कहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाती है उनकी, और वो यूज किस लिए होते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। फिर उसके बाद चिकनाइयाँ यानी कि फैट्स या लिपिड्स जो होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में टूट जाते हैं और एंटर सेल फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड अदर यूजेस। So basically this is the importance of digestion. So our lecture number 1 has completed. तो हमने तीनों टॉपिक्स को कवर किया। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। So we have covered our topic. दिस टॉपिक यहाँ से हमने जो है वो यहाँ तक इसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम टॉपिक में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, एंड एक एक करके हम हर ऑर्गन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। होपफुली आप लोगों को जो है वो ज़रूर समझ आ जाएगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इस लेक्चर को अच्छे से जो है वो सुनिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, एंड अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप लोग जो है वो कमेंट करें, पूछें। योर टीचर इज़ हियर एनी टाइम। थैंक यू सो मच।